प्रोविजंस अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। सो आज हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस प्रोविजंस क्या हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर। जो हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट है वो दो चीज़ों से डील करता है। एक तो अडॉप्शन का लीगल प्रोसीजर, जो चिल्ड्रन होते हैं, जो हिंदू चिल्ड्रन होते हैं, उनको अडॉप्ट किया जाता है, तो उनके अडॉप्शन का जो लीगल प्रोसीजर है वो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट बताता है। और दूसरी बात करता है वो मेंटेनेंस की, चिल्ड्रन, वाइफ एंड इन लॉज के मेंटेनेंस की बात करता है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। सो हम इसमें कवर करने वाले हैं मेंटेनेंस प्रोविजंस अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। जो वर्ड मेंटेनेंस है वो सेक्शन 3B में डिफाइंड है। इसमें दो क्लॉजेज हैं। फर्स्ट है कि इन ऑल केसेस, सारे केसेस में ये इंक्लूड करता है प्रोविजंस फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। सो ये 5 चीज़ें इंक्लूड करता है सारे केसेस में मेंटेनेंस के अंदर। व्हाट आर दे? दे आर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। और सेकंड केस कवर करता है अनमैरिड डॉटर का। इस केस में मैरिज के रीजनेबल एक्सपेंसेस एंड इंसिडेंट्स भी कवर होंगे, जो अनमैरिड डॉटर है उसके। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे कि वाइफ को कैसे मेंटेनेंस दिया जाता है। अंडर सेक्शन 18 ये कवर करता है। सेक्शन 18 क्लॉज 1 सेज, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, a Hindu wife, whether married before or after the commencement of this act, shall be entitled to be maintained by her husband during her lifetime. So, section 18 clause 1 कहता है कि सेक्शन 18 के प्रोविजंस के सब्जेक्ट होते हुए भी एक हिंदू वाइफ, चाहे एक्ट की शुरुआत में होने से पहले मैरिड हो या बाद में, अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने के लिए अपने लाइफ टाइम में एंटाइटल्ड है। और सेकंड बात ये कि जनरल रूल ये कहता है कि वाइफ तभी एंटाइटल्ड है अगर वो लिविंग है, अगर वो इफ़ शी इज़ लिविंग विद द हस्बैंड, ओके, शी कैन गेट द मेंटेनेंस ओनली वाइल शी इज़ लिविंग विद द हस्बैंड, नॉट अदरवाइज। अगर वो सेपरेटली कहीं जाके रह रही है देन शी इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। लेकिन इसका एक्सेप्शन प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 18 क्लॉज 2, जहाँ पर ये बोला है कि अगर वाइफ सेपरेट रेजिडेंस में रह रही है तब भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, लेकिन वो सर्टेन कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। व्हाट आर दे? फर्स्ट इज डिजर्शन, या फिर विलफुली वाइफ को नेग्लेक्ट करना। ये दो कंडीशंस हैं जहाँ पर वाइफ अलग भी रह सकती है सेपरेटली और मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है। सेकेंड इज़ कि अगर उसे क्रूएलिटी के साथ ट्रीट किया गया है एज टू कॉज रीजनेबल एप्रीहेंशन इन हर माइंड दैट इट विल बी हार्मफुल और इंजूरियस टू लिव विद हर हस्बैंड, की उसके साथ हस्बैंड के साथ रहना बहुत ही इंजूरियस हो गया है और उसे अपनी जान का खतरा है, तो इसलिए वो दूसरे रेजिडेंस में जाके रह सकती है सेपरेटली। थर्ड इज़ कि अगर जो हस्बैंड है उसे वर्युलेंट फॉर्म ऑफ लेप्रोसी हो गई है, मतलब उसे कोढ़ की बीमारी है। फोर्थ इज़ बाइगैमी, अगर जो हस्बैंड है उसकी कोई और बीवी है उस टाइम पर जो जिंदा है, देन जो वाइफ है वो दूसरी जगह जाके रह सकती है एंड मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है। फिफ्थ पॉइंट इज़ अगर हस्बैंड कॉन्क्यूबाइन रखता है उसी सेम हाउस में जहाँ पे वाइफ रहती है, या फिर वो कहीं और जाके कॉन्क्यूबाइन के साथ हैबिचुअली रिजाइड करता है, इन दोनों केसेस में वो सेपरेटली जाके रह सकती है हस्बैंड से। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हस्बैंड हैज़ सीज टू बी अ हिंदू। सिक्स पॉइंट इज अगर हस्बैंड ने किसी दूसरे धर्म को अपना लिया है, अब वो हिंदू नहीं रहा है, तब भी जो वाइफ है वो सेपरेट रेजिडेंस ले सकती है और मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है। और सेवेंथ पॉइंट है इफ़ देयर इज़ एनी अदर कॉज जस्टिफाइंग लिविंग सेपरेटली। ये बहुत ही वाइड क्लॉज है, मतलब कि कोई भी कारणवश हो सकता है जिसकी वजह से वो अलग रह रही है। सो इन सारी कंडीशंस में वो सेपरेट रेजिडेंस भी ले सकती है और मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है। लेकिन हाउएवर हर राइट अंडर सेक्शन 18 क्लॉज 2 इज़ नॉट एब्सोल्यूट। उसका जो ये राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 क्लॉज 3 अ हिंदू वाइफ शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस इफ़ शी इज़ अनचेस्ट और सीजेस टू बी ए हिंदू। वो नहीं ले सकती अलग घर और ना ही वो मेंटेनेंस पाने का हकदार होगी अगर वो अनचेस्ट है और या वो खुद को अब हिंदू
नहीं मान रही है, मतलब वो दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गई है, तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर वो नहीं कर सकती मेंटेनेंस क्लेम। नाउ नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ। दिस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 19, सेक्शन 19 में प्रोवाइडेड है। यहाँ पर ये बोला है, हेयर आफ्टर हस्बैंड्स डेथ वाइफ इज एंटाइटल्ड टू बी मेंटेन्ड बाय हर फादर इन लॉ if she has no means of her own earning or other property or estate of her husband, father, mother or from her son, daughter or his or her estate। मतलब कि हस्बैंड की मौत के बाद वाइफ अपने ससुर यानी फादर इन लॉ से मेंटेनेंस लेने की हकदार है। वो अपने फादर इन लॉ से ले सकती है, ससुर जी से मेंटेनेंस ले सकती है अगर वाइफ के पास खुद अर्न करने का कोई मीन्स नहीं है, या उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, या फिर उसके पास हस्बैंड, फादर या मदर से कोई एस्टेट नहीं है, या सन या डॉटर से कोई एस्टेट नहीं है। तो इन सारी कंडीशन में वो अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस ले सकती है। हाउएवर she can't take from father-in-law if he has no means to do so from any co-partnery property in his possession out of which daughter-in-law has not obtained any share। लेकिन वो अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती अगर फादर इन लॉ के पास कोई मीन्स नहीं है कोपार्सनरी प्रॉपर्टी से जो ससुर के पोजेशन में, मतलब जो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी जो ससुर के पोजेशन में है उसमें से ससुर नहीं दे पा रहा है, देन वो नहीं ले सकती है। जो डॉटर इन लॉ है वो अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। फर्दर, ऑब्लिगेशन ऑफ फादर इन लॉ सीजेस व्हेन डॉटर इन लॉ रीमैरिज। तो मतलब कि अगर फादर इन लॉ की ऑब्लिगेशन नहीं रहेगी अगर डॉटर इन लॉ दोबारा शादी कर लेती है। सो ये सारी कंडीशन है जहाँ पर डॉटर इन लॉ फादर इन लॉ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ एजेड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन अंडर सेक्शन 20। ये ड्यूटी है एक हिंदू की कि वो अपने जीवन काल में अपने लेजिटिमेट इललेजिटिमेट बच्चों को मेंटेन करे जब तक वो माइनर है। दूसरा, अपने एजेड माँ बाप को मेंटेन करे। सो इट इज़ ड्यूटी ऑफ हिंदू ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम टू मेंटेन हिज लेजिटिमेट और इललेजिटिमेट चिल्ड्रन अंटिल माइनर एंड एजेड इनफर्म पेरेंट्स। सो इन दोनों को मेंटेन करना उसकी ड्यूटी है। टर्म पेरेंट्स के अंदर इंक्लूड होता है चाइल्डलेस स्टेप मदर। सो मतलब जो एक बच्चा है उसे अपनी चाइल्डलेस स्टेप मदर को भी मेंटेन करना है। नेक्स्ट, सच ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग एजेड पेरेंट्स और अनमैरिड डॉटर एक्सटेंड्स ओनली व्हेन दे आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स आउट ऑफ देयर ओन अर्निंग। मतलब कि जब वो खुद की कमाई नहीं कर सकते तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अपने बच्चों से, या फिर कहते हैं जो अनमैरिड डॉटर है तभी क्लेम कर सकती है अपने पेरेंट्स से जब वो खुद नहीं अर्न कर सकती या फिर खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है। एंड नेक्स्ट इसकी जो ऑब्लिगेशन है वो पर्सनल एंड लीगल है इन कैरेक्टर एंड अराइजेज फ्रॉम वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज। नाउ नेक्स्ट इज कि डिपेंडेंट्स का मेंटेनेंस, ये आपका प्रोवाइडेड है सेक्शन 21 में। सेक्शन 21 में एक लिस्ट बताई गई है। इट प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स ऑफ डिसीज्ड हु वुड बी इंक्लूडेड विद इन द टर्म डिपेंडेंट्स जो क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस। तो वो कौन कौन होंगे? फादर एंड मदर, ठीक है, फादर एंड मदर डिपेंडेंट्स होते हैं जो क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस। फिर विडो ऑफ अ प्री डिसीज सन और ऑफ अ सन ऑफ अ प्री डिसीज सन, मतलब कि विधवा। एक प्री डिसीज सन का मतलब होता है कि बेटा जो मर चुका है उसकी विधवा, या बेटे का बेटा जो मर चुका है उसकी विधवा। नेक्स्ट इज माइनर सन या ग्रैंड सन। नेक्स्ट इज अनमैरिड डॉटर या ग्रैंड डॉटर। नेक्स्ट विडोड डॉटर या डॉटर इन लॉ, मतलब विधवा बेटी या विधवा बहू। नेक्स्ट इज इललेजिटिमेट सन या डॉटर। अब जो ऑब्लिगेशन है टू मेंटेन विडो डॉटर, इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन शी इज अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस फ्रॉम हस्बैंड, सन्स, डॉटर्स, फादर इन लॉज एस्टेट। सो जो विधवा बेटी है उसको मेंटेन करने का दायित्व तब तक ही एग्जिस्ट करता है जब तक वो अपने पति, बेटा, बेटी, ससुर के एस्टेट से खुद को मेंटेन नहीं कर पाती है। नेक्स्ट इज कि अ विडो इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस इवन इफ शी डज नॉट रिजाइड विद द रिलेटिव्स ऑफ हर हस्बैंड। सो जो एक विधवा है वो मेंटेनेंस ले सकती है चाहे वो अपने हस्बैंड के रिलेटिव्स के साथ ना रह रही हो। एंड नेक्स्ट इज कि जो डॉटर की मेंटेनेंस है इज लिमिटेड टू देयर मेडनहुड, मतलब कि जो बेटी है उसको मेंटेनेंस तब तक ही दी जाएगी जब तक कि वो शादी नहीं करती।
नेक्स्ट इज सेक्शन 22। ये बोलता है कि जो एयर्स हैं डिसीज हिंदू के, दे आर बाउंड टू मेंटेन डिपेंडेंट्स, वो इन डिपेंडेंट्स को जो लिस्ट प्रोवाइडेड है सेक्शन 21 में, उनको वो मेंटेन करेंगे डिसीज के, आउट ऑफ एस्टेट इनहेरिटेड बाय देम फ्रॉम डिसीज। जो डिसीज मर गया है उसके एस्टेट से जो भी मतलब हेयर्स को मिलेगा उस प्रोपोर्शनेट शेयर से वो उनको मेंटेन करेंगे डिपेंडेंट्स को। दिस लाइबिलिटी इज इंडिविजुअल लाइबिलिटी इन प्रोपोर्शन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ एस्टेट टेकन बाय देम। सो ये लाइबिलिटी इंडिविजुअल लाइबिलिटी है, एयर्स की है, जो प्रोपोर्शनेट होगी उस शेयर के जो एयर्स ने डिसीज से इनहेरिट किया है, और उसके थ्रू वो डिपेंडेंट्स को मेंटेन करेंगे। अब हम देखेंगे अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, ये डिपेंड करेगा कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे। दिस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 23। Section 23 provides for court's discretion to determine whether any and what maintenance should be awarded to wife, children, aged or infirm parents. इसके लिए for this court will have regard to position and status of parties, कि मतलब पोजीशन क्या है, स्टेटस क्या है, रीजनेबल वांट ऑफ क्लेमेंट्स, क्लेमेंट्स की रीजनेबल वांट्स क्या हैं, कि क्या क्लेमेंट अलग रह रहा है, क्या वो अलग रह रहा है, क्या वो जस्टिफाइड है अलग रहना उसका, क्लेमेंट की प्रॉपर्टी कितनी है, उसकी वैल्यू कितने है प्रॉपर्टी की, इनकम कितनी डिराइव होती है इस प्रॉपर्टी से, फिर नंबर ऑफ पर्सन्स कौन कौन है जिनको मेंटेनेंस दी जानी चाहिए। सो ये सारी कंडीशंस हैं जिनको देखेगा कोर्ट, और जब वो मेंटेनेंस कितना दिया जाना चाहिए वाइफ, चिल्ड्रन एंड एजेड पेरेंट्स को, ये सब इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। Next is section 25, which says that amount of maintenance, whether fixed by court's decree or by agreement, may be altered subsequently if there is material change in the circumstances. So जो maintenance का amount है, चाहे कोर्ट की डिक्री से फिक्स किया गया है या एग्रीमेंट द्वारा फिक्स किया गया है, उसे ऑल्टर किया जा सकता है, मतलब कि बदला जा सकता है अगर परिस्थितियों में कोई बदलाव आता है। सो मेंटेनेंस ऑल्टर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 24 में दिया गया है कि यू कांट क्लेम मेंटेनेंस इफ़ यू हैव सीज टू बी अ हिंदू। सो आप कोई भी मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते अगर आपने अपना धर्म बदल लिया है, अब आप हिंदू नहीं रहे हो तो आप मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकते। ये बात आपको सेक्शन 24 में बताई गई है। नाउ सेक्शन 26 आपका कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 27, जो डेट्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन कॉन्ट्रैक्टेड or payable by the deceased shall have priority over the claims of his dependents for maintenance under this act। मतलब कि सेक्शन 27 में चाहे कुछ भी लिखा हो उसके बावजूद भी जो डेट्स हैं, मतलब डेट्स मतलब यानी उधार, चाहे किसी भी डिस्क्रिप्शन के हों जो डिसीज ने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं या उसके द्वारा पेबल हैं, मतलब जो डेट्स डिसीज को देने हैं उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी और ना कि डिपेंडेंट्स के मेंटेनेंस क्लेम को। सो डिसीज के जो डेट्स हैं उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट इज सेक्शन 27। इसमें बोला है कि जो ए डिपेंडेंट्स क्लेम फॉर मेंटेनेंस अंडर दिस एक्ट shall not be a charge on the estate of the deceased or any portion thereof unless one has been created by will of deceased, by a decree of court, by agreement between the dependents and the owner of the estate or portion or otherwise। So सेक्शन 27 कहता है कि एक डिपेंडेंट का मेंटेनेंस क्लेम डिसीज के एस्टेट पर या किसी पोर्शन पर चार्ज नहीं होगा जब तक कि वो चार्ज डिसीज की विल से ना क्रिएट हो या कोर्ट के डिक्री से या एग्रीमेंट से एक्सेट्रा से क्रिएट ना हो। नाउ सेक्शन 28, इफ़ अ डिपेंडेंट हैज़ अ राइट टू रिसीव मेंटेनेंस, मतलब कि अगर डिपेंडेंट को मेंटेनेंस रिसीव करने का राइट है किसी एस्टेट से, आउट ऑफ एन एस्टेट, एंड सच एस्टेट इज ट्रांसफर्ड, और उस एस्टेट को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, देन डिपेंडेंट कैन एनफोर्स हिज राइट टू रिसीव मेंटेनेंस अगेंस्ट द ट्रांसफरी। मतलब कि वो जो डिपेंडेंट है वो अपना राइट ऑफ मेंटेनेंस ट्रांसफरी के अगेंस्ट भी एनफोर्स कर सकता है, लेकिन इसमें दो कंडीशंस बताई गई हैं कि वो कब कब ट्रांसफरी के अगेंस्ट मेंटेनेंस का राइट इन्फोर्स कर सकता है। वो है कि या तो ट्रांसफरी हैज़ नोटिस ऑफ सच राइट, या तो ट्रांसफर को पता हो उस राइट के बारे में, डिपेंडेंट के मेंटेनेंस राइट के बारे में। दूसरा, इफ़ ट्रांसफरी इज़ ग्रेटिटुअस। सो ये सारे सेक्शंस थे जो मेंटेनेंस प्रोविजंस की बात करते हैं अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। ये यहाँ पे कवर होता है पूरा का पूरा।